हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपीपी अर्थात उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती होने वाली है, जिसका एंट्रेंस एग्ज़ाम 17 और 18 फरवरी को होने वाला है, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, जनरल नॉलेज, रीजनिंग इत्यादि प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी से संबंधित सामान्य हिंदी के मूलभूत और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो हर बार प्रत्येक प्रकार की परीक्षाओं में इन्हीं मूल शब्दों में से प्रश्न पूछता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाषा का परिचय। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ भाषा के अवयव हैं। ध्वनि क्या है? ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसे वर्ण भी कहते हैं। वर्ण का अपना कोई अर्थ नहीं होता। वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है, उसे शब्द कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है तथा दूसरों के विचारों को भी स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। इसी प्रकार हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जबकि यूरोपीय भाषाओं को रोमन अथवा ग्रीक लिपि में लिखा जाता है। तो दोस्तों, इस पे प्रश्न बन सकता है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सही जवाब है हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। फिर है कि भारत में भाषा की कितने रूप विद्यमान हैं? तो भारत में भाषा के 3 रूप विद्यमान हैं: क्षेत्रीय बोलियां, परिनिष्ठित भाषा, राष्ट्रभाषा। क्षेत्रीय बोलियां किसे कहते हैं? भाषा के जिस रूप का प्रयोग सामान्य जनता अपने समूह या घरों में करती है, उसे बोली कहते हैं। भारत में 436 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। फिर यहाँ से प्रश्न बनता है कि भारत में कितनी बोलियां बोली जाती हैं? तो सही जवाब होगा 436 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। इसी क्रम में है कि परिनिष्ठित भाषा किसे कहते हैं? जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर एक व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है, तो उसे परिनिष्ठित भाषा का दर्जा मिलता है। खड़ी बोली हिंदी व्याकरणिक ढांचे में ढलकर परिनिष्ठित हिंदी के रूप में आज हमारे सामने है। राष्ट्रभाषा किसे कहेंगे? किसी भी देश की परिनिष्ठित भाषा जब व्यापक रूप से बहुसंख्यक जनता के सांस्कृतिक तथा राजनीतिक व्यवहार के भाषा रूप में सामने आती है, तो उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। फिर है हिंदी भाषा का विकास। तो हिंदी को संस्कृत अथवा प्राकृत से निष्पन्न माना जाता है। फिर यहाँ से प्रश्न हो सकता है कि हिंदी का निष्पन्न किससे हुआ? संस्कृत अथवा प्राकृत भाषा से। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी को संस्कृत या प्राकृत से निष्पन्न मानने पर प्रश्न किया है। उनके अनुसार हिंदी की बोलियां संस्कृत के समानांतर लोक बोलियों में प्रचलित थी, जो समय पाकर भाषा के रूप में अस्तित्व ग्रहण करने में सफल रही। हिंदी भाषा का विकास आधुनिक आर्य भाषाओं के प्रभाव में हुआ। खड़ी बोली सौरसेनी अपभ्रंश से निष्पन्न हुई थी। फिर यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है कि खड़ी बोली जो है किससे निष्पन्न हुई थी? तो सौरसेनी अपभ्रंश से।
इसी क्रम में आगे है, मुस्लिम रचनाकारों विशेषकर अमीर खुसरो ने इस भाषा में रचनाएं की तथा इसे हिंदवी कहा। यही हिंदवी कबीर सूर तथा तुलसी की वाणी से मिलकर हिंदी हो गई। हिंदवी अथवा हिंदी में खड़ी बोली के साथ ब्रजभाषा, अवधी, राजस्थानी आदि के शब्दों तथा रूपों का प्रयोग हुआ, जिसने क्रमशः हिंदी को विकसित किया। ऐतिहासिक तथा भौगोलिक दृष्टि से हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और ये हैं राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी तथा पहाड़ी हिंदी। ये भी हो सकता है कि ऐतिहासिक तथा भौगोलिक दृष्टि से हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन? राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी तथा पहाड़ी हिंदी। अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं। जैसे आप देखिए, शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल को, ध्वनि की छोटी इकाई को, भाषा की सबसे छोटी इकाई को। सही ऑप्शन है ए, एक या एक से अधिक सार्थक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। इसी क्रम में दूसरा प्रश्न है, महाराष्ट्र में किस भाषा का प्रयोग अधिक होता है? हिंदी, मैथिली, अंग्रेजी, मराठी। सही ऑप्शन है डी, मराठी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? 10, 15, 9, 13। सही ऑप्शन है बी, 10। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया है? सही ऑप्शन है अनुच्छेद 343। 343 के द्वारा हिंदी को राजभाषा माना गया है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था शब्दों की ज्योत न जली होती तो विश्व अंधकारमय होता? महर्षि दांडी, भरत मुनि, आचार्य शुक्ल, आचार्य द्विवेदी। सही ऑप्शन है ए, महर्षि दांडी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पाणिनि की रचना का क्या नाम है? वेदांग ज्योतिष, अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र, नाट्यशास्त्र। सही ऑप्शन है बी, अष्टाध्यायी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती? ध्वनि, शब्द, वाक्य, लिपि। तो व्याकरण से ध्वनि, शब्द, वाक्य की जानकारी मिलती है, लिपि की जानकारी नहीं मिलती है। सही ऑप्शन है डी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि है ब्राह्मणी, देवनागरी, जननागरी, आरामाइक। सही ऑप्शन है बी, देवनागरी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? किशोरीदास वाजपेयी, किशोरीलाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नरेंद्र। सही ऑप्शन है ए, किशोरीदास वाजपेयी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस की रचना हिंदी भाषा में की है? योग वशिष्ठ, सत्यार्थ प्रकाश, सुधा सागर, वेदांत धर्म। सही ऑप्शन है सी, सत्यार्थ प्रकाश। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। सही ऑप्शन है बी, पश्चिमी हिंदी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बिहारी हिंदी की बोली है? बुंदेली, मगही, हड़ौती, अवधी। सही ऑप्शन है बी, मगही। याद रहे, मगही। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भाषा का आरंभ होता है ध्वनि से, अर्थ से, शब्द से, वाक्य से। सही ऑप्शन है ए, ध्वनि से। इसी क्रम में अगला प्रश्न है,
भाषा के प्रमुख अवयव हैं वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। वर्ण, शब्द, अनुच्छेद, वाक्य, शब्द, वाक्य, वर्ण, विचार। वर्ण, शब्द, वाक्य, भाषा। तो भाषा के प्रमुख अवयव हैं वर्ण, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों से पद बनता है और पद से वाक्य बनता है। सही ऑप्शन है ए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है भाषा का निर्माण होता है अमूर्त ध्वनियों से, मूक संकेतों से, व्यक्त ध्वनियों से, आँखों से। भाषा का निर्माण होता है व्यक्त ध्वनियों से। सही ऑप्शन है सी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है ध्वनि, शब्द, वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है ध्वनि। सही ऑप्शन है ए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेख ब्राह्मणी लिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी। तो अशोक के शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं और किस भाषा में है? तो प्राकृत भाषा में है। सही ऑप्शन है सी। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 18 है अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया? अभी मैंने ऊपर आपको बताया था हिंदवी, हिंदुस्तानी, उर्दू भाषा। अमीर खुसरो जो है हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। सही ऑप्शन है ए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है पूर्वी हिंदी का संबंध माना गया है मागधी अपभ्रंश, अर्ध मागधी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश। इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है बी अर्ध मागधी अपभ्रंश। इसी क्रम में अगला प्रश्न है हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 20, 18, 15, 17। सही ऑप्शन है बी 18। इसी क्रम में अगला प्रश्न है राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा कहलाती है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा, लोक भाषा। सही ऑप्शन है ए राजभाषा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है हिंदी की उपभाषाएं कितनी है? 3, 4, 2, 5। अभी हमने आपको बताया कि हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। ये 5 उपभाषाएं कौन है? फिर मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है हिंदी अपनी किस बोली का मानक रूप है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, राजस्थानी। सही ऑप्शन है बी खड़ी बोली। भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम माना जाता है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, पाली, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश। सही ऑप्शन है ए संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। निम्न में से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? ब्रज, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी जो है पूर्वी हिंदी की बोली है। तो कौन नहीं है? सही ऑप्शन है ए ब्रज। दोस्तों इसी से संबंधित वर्ण तथा वर्णमाला इसके बारे में जानें। वर्ण के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 है अर्थात स्वर, व्यंजन सभी मिलाकर 52 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 46 वर्ण है। इसके अतिरिक्त 3 संयुक्त वर्ण जिसमें छत्री छ, त्रिशूल त्र, ज्ञानी ज्ञ आता है। एक मिश्र वर्ण होता है जो स्र है
तथा 2 अयोगवाह वर्ण होते हैं, अंग और अह। इन वर्णों को स्वर तथा व्यंजन में बांटा गया है, अर्थात हिंदी वर्णमाला में 46 वर्ण है, इसके अतिरिक्त 3 संयुक्त वर्ण, 1 मिश्र वर्ण और 2 अयोगवाह है। व्यंजन वर्णों को हम जो है स्वर और व्यंजन 2 भागों में बांटते हैं। इसी क्रम में है कि स्वर वर्ण किसे कहेंगे, तो स्वर्ण वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। स्वरों को उसके उच्चारण के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया जाता है, ह्रस्व या दीर्घ। अ, ई, उ ह्रस्व स्वर है, इसके उच्चारण में कम समय लगता है, तथा आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ तथा ऋषि दीर्घ स्वर है, इनके उच्चारण में अधिक समय लगता है। अयोगवाह कहलाने वाले 2 वर्ण अंग, जिसे अनुस्वार कहते हैं, तथा अह, जिसे विसर्ग कहते हैं, इनका प्रयोग स्वर तथा व्यंजनों के साथ किया जाता है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म, ये याद रखेंगे आप। इसी क्रम में आगे है कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्श व्यंजन का उच्चारण किसी विशेष अंग अथवा अंगों की सहायता से होता है। इनके उच्चारण में कंठ के अतिरिक्त जिह्वा द्वारा तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ इत्यादि स्थानों के स्पर्श से होता है। इसे वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। स्पर्शी व्यंजन को हम जो है क वर्ग, जिसके अंतर्गत क, ख, ग, घ अंग आते हैं जो कंठ से उच्चारित होते हैं। च वर्ग, इसमें च, छ, ज, झ, इया तालु से उच्चारित वर्ण है। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़, जिसे मूर्धा से उच्चारित वर्ण कहते हैं। त वर्ग त, थ, द, ध, न दंत से उच्चारित वर्ण है। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म, ये ओष्ठ से उच्चारित वर्ण है। प्रश्न इसमें पूछ देगा कि त जो है किससे उच्चारित वर्ण है, तो दंत से, या ब किससे उच्चारित वर्ण है, तो ओष्ठ से। तो ये आप ध्यान रखेंगे। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, क वर्ग में क से अंग तक, च वर्ग में च से इया तक, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़, त वर्ग में त, थ, द, ध, न जिसे दंत से उच्चारित वर्ण, प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। इसी क्रम में दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। इसमें य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य, र, ल, व को ये वर्ण स्वर तथा व्यंजन के मध्य स्थित हैं, जिस कारण अंतस्थ कहलाते हैं। ये आधे स्वर तथा आधे व्यंजन है। इसी क्रम में आगे है ऊष्म व्यंजन। तो स, श, श, अह, ये 4 जो हैं को ऊष्म व्यंजन माना गया है। इनको ऊष्म व्यंजन इसलिए माना जाता है कि इनके उच्चारण में घर्षण से उत्पन्न वायु का निष्कासन होता है। फिर इसके साथ ये भी जाने, संयुक्त व्यंजन 2 वर्णों के संयोग से बने हैं। क और स मिलकर छ होता है, छत्री छ। परीक्षा में ये भी पूछ सकता है कि क और स मिलके क्या होता है, छत्री छ। इसी प्रकार तो और र मिलके क्या होता है, त्र। ज और इया मिलके ध्यानी को, स और र मिलके श्री होता है। व्यंजनों का उच्चारण का वर्गीकरण। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के उच्चारण को 8 भागों में बांटा गया है। पहला स्पर्श। स्पर्श में आपके ये इतने आते हैं, क, ख, ग, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, इनको स्पर्श कहते हैं। स्पर्शी संघर्षी में च, छ, ज, झ आते हैं।
केवल संघर्षी में फ, स, ह, ज, स आते हैं। अनुनासिक में अंग, इया, अड़, न, अमो आता है। पार्श्विक में ल आता है। प्रकंपित र है। उच्छिप्त में ड और ढ आता है। इसी प्रकार अर्धस्वर य और व आते हैं। इनको आप ध्यान से देखेंगे। इनमें जो है परीक्षा में पूछ देगा कि र क्या है या प्रकंपित कौन है। य, र, ल, व ऐसे दे दे तो प्रकंपित र है। अनुनासिक में ड, अंग, इया, अड़, न और म आते हैं। अर्धस्वर य और व आते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इससे संबंधित सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी अगली वीडियो में पड़ेगी। अतः आप जो है चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।